हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल सुबह सुबह उठकर फ्रेश होती है और जल्दी से रसोई में काम कर रही अपनी भाभी किरण के पास जाकर उनसे कहती है, भाभी ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आलू के पराठे, बूंदी वाला दही। अरे भाभी मैं तो भूल ही गई। भैया ने कल कहा था कि उनको आज सुबह के नाश्ते में सैंडविच खाना है, वो भी पनीर वाला, काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। तो याद से बना देना, भैया को बहुत पसंद है। ठीक है सोनल, तुम सबको बुला कर ले आओ, मैं जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ। किरण की बात सुनकर सोनल वहाँ से चली जाती है और जल्दी से अपने भाई मुकुल और माँ जयमाला को नाश्ते के लिए बुला कर ले आती है। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। किरण सभी को नाश्ता परोसती है। तभी पनीर सैंडविच देखकर मुकुल बोलता है, अरे वाह, पनीर सैंडविच, मजा आ गया आज तो। थैंक यू किरण, मेरा काफी दिन से मन कर रहा था खाने का। जी थैंक यू। कैसा है, खाकर बताइए। मुकुल जैसे ही सैंडविच खाता है उसे जोर जोर से खांसी और छींकें आनी शुरू हो जाती है। ये देखकर जयमाला बोलती है, बहू ये सब क्या है? तूने सैंडविच में काली मिर्च डाली थी क्या? हाँ माँ जी डाली थी। वो सोनल, अरे नास बेटी तुझे पता नहीं है क्या? मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। फोन कर जल्दी डॉक्टर को। किरण जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ जाते हैं और मुकुल का चेकअप करके दवाई देकर चले जाते हैं। तभी जयमाला बोलती है, क्यों री करमजली, मेरा हंसता खेलता बेटा तुझसे देखा नहीं जाता क्या? जो काली मिर्च से उसकी ये हालत कर दी। माँ जी मैंने तो सोनल के कहने पर ही ऐसा किया था। उसने कहा था कि उनको काली मिर्च पसंद है। हाय माँ, भाभी देखो कैसे झूठ बोल रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी अपने भाई के साथ? मुझे तो कितने अच्छे से पता है कि भैया को काली मिर्च से एलर्जी है। खुद की गलती छुपाने के लिए मेरी बेटी पर नाम लगा रही है। बेहया, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना तो कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर जयमाला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सोनल आए दिन अपनी कोई न कोई चालाकी दिखाकर सबके सामने किरण को बेइज्जत करवाया करती थी और खुद के पैरों पर पानी तक नहीं पड़ने देती थी। ऐसे ही एक शाम सोनल बाजार से घर आती है और किरण से कहती है, भाभी भाभी जरा एक कप चाय बना दो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ जी अभी बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, चाय मेरे कमरे में ले आना, मैं वहीं पर हूँ। इतना कहकर सोनल अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही देर में किरण चाय बनाकर सोनल को उसके कमरे में देकर आती है और फिर जयमाला के साथ रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी वहाँ हाथों में चाय का कप लिए सोनल आती है और गुस्से में बोलती है, भाभी ये क्या है? आप चाहती क्या हो? क्या हुआ सोनल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? जरूरत से ज्यादा अच्छी है माँ। ये देखो, आपकी लाडली बहू मुझे मारना चाहती है। भाभी ने जो चाय बनाई है ना उसमें कान खजूरा है, देखो। हाय मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तूने पी तो नहीं ली है चाय? ये कैसे हो सकता है? मैंने कप खुद धोए थे और चाय भी छान कर ही लाई थी। तो भाभी आप कहना क्या चाहती हैं कि ये कान खजूरा मैंने चाय में डाला है? मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं सोनल, बात वो नहीं है, पर तेरे पर तो मैं कुतरती हूँ। कभी तू मेरे बेटे को काली मिर्च दे दी है, आज मेरी बेटी को कान खजूरे वाली चाय दे रही है। क्योरी मारना चाहती है हम सबको? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती मैं नहीं जानती कि चाय में कान खजूरा कहाँ से आया। भाभी आपकी एक लौती ननंद हूँ, अच्छी नहीं लगती आपको तो मेरे मुंह पर बोल दो। कम से कम ऐसे तकलीफ तो मत दो मुझे। हम सब आपको कितना प्यार करते हैं और आप हम सब के साथ ऐसे करती हैं। ना ना मेरी बच्ची तू मत रो, चल कमरे में चलकर आराम कर ले। जयमाला सोनल को वहाँ से ले जाती है और किरण रोते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं क्या हो रहा है, ननद जी को मुझसे क्या दिक्कत है? हर बार कोई ना कोई चालाकी दिखाकर वो मुझे सबकी नजरों में गिरा देती हैं, जबकि मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। खुद को कोसती हुई किरण रोते हुए घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हर दिन के साथ सोनल की चालाकियां बढ़ती जाती है और किरण की वैल्यू धीरे धीरे सबकी नजरों में घटती जाती है। और अब जयमाला और मुकुल किरण को हर छोटी बड़ी बातों पर सुनाने लगते हैं। ये सब देखकर सोनल बहुत खुश होती है, पर अब
वो अपनी भाभी को घर से बाहर निकलवाना चाहती थी, जिसके चलते एक दिन वो चुपके से किरण के कमरे में जाती है और अलमारी में रखी हुई किरण और मुकुल की शादी की एल्बम में से कुछ फोटोज निकालती है और बोलती है, अब आएगा मजा भाभी। इस बार ऐसे चला के दिखाऊंगी ना कि आप इस घर के बाहर जाती नजर आओगी, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अपनी ननन की चालाकियों से आपका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना कहकर सोनल एल्बम को वापस अलमारी में रख देती है और फोटो लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दोपहर जब सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी सोनल हाथों में फोटो लिए सबके सामने आकर बोलती है, भाभी आप हम सबको अपना नहीं समझती, ये बात तो हम सभी जानते थे, पर क्यों नहीं समझती आप हमें मारना क्यों चाहती है? इन सब बातों के जवाब आज मुझे मिल गए। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से ही आशिक है, जिससे इसने शादी भी की है। सोनल, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। माना कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं बस मुकुल जी को प्यार करती हूँ। इतना साफ झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? अगर झूठ मैं बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना। ये दुल्हन के जोड़े में आप ही है ना, और ये दूल्हा मुकुल भाई तो नहीं है। अरे अब मान भी जाओ कि आप एक बदचलन चरित्रहीन औरत हो, जो इस घर में अपनी जगह बनाकर बैठी हो। सोनल इतना बोल ही रही होती है कि तभी मुकुल उसे एक जोरदार चांटा लगाता है, जिस पर जयमाला बोलती है, मुकुल पागल हो गया है। अरे मारना ही है तो अपनी बीवी को मार। बस माँ, आप भी सोनल के ही रंग में रंगी हैं। बेटी के प्यार की पट्टी जो बंधी है आपकी आंखों पर, ये जो फोटो आप देख रही हैं ये झूठी है, जो सोनल ने खुद बनवाई है। क्योंकि जिस स्टूडियो वाले से सोनल ने ये काम करवाया है वो मेरा दोस्त है। जब सोनल उसके पास झूठी फोटो बनवाने गई थी तो उसने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। सोनल, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम इस हद तक गिर गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई। मैं भी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ को उसके बारे में बताया तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना ही बंद करवा दिया। लेकिन भैया ने जब आपके बारे में माँ को बताया तो उन्होंने एक बार में हाँ कर दी। क्यों? मेरा प्यार झूठा था और भैया का प्यार सच्चा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। आज जो भी हुआ वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनल के मुंह से सच सुनकर सब दंग रह जाते हैं, जिसके बाद जयमाला अपनी गलतियों के लिए सोनल से माफी मांगती है और सोनल का रिश्ता उसकी पसंद के लड़के से तय कर देती है। जिसके बाद सोनल अपनी चालाकियां छोड़कर किरण और बाकी सब के साथ खुशी से रहने लगती है। एनी आईसीयू के बेड पर लेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी और जस्टिन उसका हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। तभी एनी उससे बोलती है, अब तुम्हें जाना चाहिए जस्टिन, बहुत देर हो गई है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुमने तो बहुत मान ली थी ना मेरी बात। जाते जाते भी लड़ोगे क्या मुझसे? कम से कम आज तो रहने देते। मैं लड़ रहा हूँ, रहने दो, मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। जस्टिन उठकर जाने लगता है तो एनी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। जस्टिन की आंखों में आंसू होते हैं और वो जल्दी से उन्हें पोंछकर एनी की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है, क्या हुआ? अभी तो जाने के लिए कह रही थी। मैंने जाने के लिए कहा था, छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था। नहीं जा रहा मैं कहीं यार, तुम्हें छोड़कर जाऊंगा भी कहाँ। जस्टिन फिर से एनी के पास ही बैठ जाता है तो एनी सो जाती है। ऐसे में जस्टिन उसके बालों में हाथ फेरते हुए एनी के साथ बिताए हुए अपने प्यार भरे खूबसूरत लम्हों को याद करने लगता है, जिसमें एनी अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ भागकर जाती है। लेकिन अचानक से वो सामने से आते हुए जस्टिन से टकरा जाती है और फिर बोलती है, ओह नो यार, तुम पागल हो, अंधे हो, दिखता नहीं है? रोज की रोज मुझसे टकरा जाते हो। अरे नजर नहीं आता क्या? एक्सक्यूज मी, टक्कर तुमने मुझे मारी है, मैंने तुम्हें नहीं। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारा फ्री का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। हाँ तो मुझे कौन सा तुमसे बात करने का शौक है, मुझे भी लेट हो रहा है। इस सब के बाद वो दोनों अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं
कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। उनके कॉलेज में एक फैंटेसी बेस्ड प्ले होने वाला होता है, जिसके लिए म्यूजियम की प्रोफेसर सबसे पहले एनी को प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछती है, तो एनी उन्हें हाँ कह देती है। एनी उस प्ले में मेन लीड रोल प्रिंसेस का करने वाली होती है। जैसे ही जस्टिन को इस बात के बारे में पता चलता है, तो वो एनी के पास आकर उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ? उस प्ले में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऐसा कहकर एनी वहाँ से चली जाती है और अपने प्ले की तैयारियाँ करने लगती है। अगले दिन उनकी म्यूजिक प्रोफेसर उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाती है और उन सभी से कहती है, सुनिए सब लोग, मुझे कुछ बताना है। क्या बात है मैम? हमारे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है, जो प्रिंस के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया था। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसी है वो? वो ठीक है, पर डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। तो मैम अब प्रिंस का रोल कौन करेगा? वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है। तो क्या आपको कोई स्टूडेंट मिल गया है? हाँ, मिल गया है, और वो है मिस्टर जस्टिन। क्या? जस्टिन? जी, कोई प्रॉब्लम है आपको मिस एनी? अरे प्रॉब्लम तो वो जस्टिन है। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, तो आज से ही हम रिहर्सल स्टार्ट करेंगे। एवरीवन गॉट इट? यस मैम। इस सब के बाद जस्टिन एनी के पास आता है और फिर उससे बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम क्या कर रही हो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर मुझे पता होता ना कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। तो अब हट जाओ, किसने रोका है? अगर पॉसिबल होता ना तो खुद ही पीछे हट जाती। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक्ट करने का। मुझे भी। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ से मुंह फेरकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी अपनी क्लासेस में जाकर बैठ जाते हैं। अपनी क्लास में जाने के बाद एनी सोचती है, इट्स ओके एनी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, पर हमारे चक्कर में ये प्ले खराब नहीं होना चाहिए। मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। एनी जस्टिन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जस्टिन एनी को देखता है, वो वहाँ से जाने लगता है, मगर एनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचकर सामने खड़ा कर देती है और फिर उससे बोलती है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत तुम हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मत देखना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जल्दी बोलो। देखो, ये प्ले ना मेरा है ना तुम्हारा, ये तो हमारे कॉलेज का है ना। इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन जुड़ी है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। प्लीज हम अपनी लड़ाई साइड में रख सकते हैं। तुम कह तो सही रही हो, पर एक बात याद रखना, मैं सिर्फ प्ले और कॉलेज की वजह से यहाँ पर हूँ, और कुछ मत समझ लेना। मुझे जरूरत भी नहीं है। इस सब के बाद वो दोनों प्ले की रिहर्सल में लग जाते हैं। उनको प्रैक्टिस करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। एनी को अब जस्टिन काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उनकी बातें और उसकी हरकतें एनी को अब इरिटेट नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जस्टिन कॉलेज टाइम से पहले ही आ जाता है और अपनी लाइंस को पढ़ने लगता है। ऐसे में वो एनी के आने का इंतजार भी कर रहा होता है, लेकिन एनी आती ही नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। तो वो एनी को ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है। उसके घर पर एनी के पापा गेट खोलते हैं और फिर जस्टिन उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो, आप कौन? जी मैं एनी के कॉलेज में उसके साथ पढ़ता हूँ। ओह अच्छा। अंकल आज एनी आई नहीं कॉलेज, कहीं गई है क्या वो? नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गई, वो घर पर ही है। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आई? उसे पता नहीं है क्या हमारा फाइनल डे आने वाला है? उसे सब याद है बेटा। फिर भी नहीं आई? है कहाँ वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? बस नहीं मिल सकते। जस्टिन एनी के पापा की एक बात नहीं सुनता और उनके घर के अंदर जाकर एनी का कमरा ढूंढने लगता है। उसे एनी का कमरा मिल जाता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं एनी उसे अंदर आते हुए देख लेती है और फिर उससे पूछती है, जस्टिन तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये तो मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। ये सब क्या है एनी? हाँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है।
तो ये इतना सब कुछ किस लिए? अरे नहीं, वो मेरे पापा को कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है, इसीलिए पूरा हॉस्पिटल घर लेकर आ गए हैं। इतने में ही एनी के पापा वहाँ आ जाते हैं और जस्टिन से कहते हैं, झूठ बोल रही है ये, झूठ? लेकिन क्यों? क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। क्या नहीं बताना चाहती? पापा प्लीज रहने दीजिए। तुम चुप रहो। आप बताइए अंकल जी। एनी को ल्यूकेमिया है, ये अपने लास्ट स्टेज में है। क्या? तुमने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया मुझसे। क्या बताती मैं तुम्हें, यही कि मैं मरने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हें बताकर क्या हो जाता, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, और दुश्मन चाहे जिए या मरे उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है एनी, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। तो समझाओ ना मुझे। क्या समझाऊं? कि ये जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही खास लगने लगता है, या फिर ये कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। एनी जस्टिन की इन सभी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जस्टिन? सच कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं कभी कह ही नहीं पाया। जस्टिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि एनी को फिर से होश आ जाता है और वो जस्टिन को अपने पास बैठा देखकर उससे कहती है, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। सुनो, मुझसे एक वादा करो कहो। कि मेरे जाने के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रखोगे। कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं। जस्टिन एनी के वादे को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसके जाने के बाद वो फिर कभी भी किसी से शादी नहीं करता और एनी का किया हुआ वादा और एनी की सारी यादें उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें बन जाती हैं और इन्हीं के साथ वो अपनी जिंदगी को बिताने लगता है। जस्टिन अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वो कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही बड़ा ऑक्नोलॉजिस्ट बन जाता है, जिसके बाद वो ल्यूकीमिया से पीड़ित लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन जस्टिन अपना काम जल्दी से खत्म करके माइकल से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। माइकल भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी जस्टिन बोलता है, कैसे हैं आप अंकल जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो ना, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें अंदर आने के लिए ही नहीं पूछा। कोई बात नहीं अंकल जी। इसके बाद माइकल जस्टिन को घर में ले जाता है, साथ ही उसके लिए कुछ खाने को भी बनाता है। खाना बनाने के बाद वो लोग डाइनिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो माइकल जस्टिन से बोलता है, तुम्हें पता है जस्टिन, मुझे हमेशा से ये लगता था कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मैं गलत था। प्यार में कितनी ताकत होती है और प्यार में इंसान कितना बदल जाता है, ये मुझे तुम्हें देखने के बाद पता चला। इसमें मेरा कुछ नहीं है अंकल जी, जो कुछ भी है सब एनी का है। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इसके बाद जस्टिन वहाँ से अपने घर के लिए वापस चला जाता है। तो उसे रास्ते में एक एलिस नाम की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रास्ते में खड़ी हुई नजर आती है, जो कि अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से किसी गाड़ी वाले से मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई भी गाड़ी रास्ते में रुकने का नाम नहीं लेती। तभी जस्टिन उसके पास पहुंचता है और उनसे कहता है, क्या बात है, क्या हुआ है इन्हें? प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, मेरी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हम कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए रुक ही नहीं रहा। आप चलिए मेरी मदद कीजिए इन्हें उठाने में। लेकिन आप घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। एलिस जस्टिन के साथ मिलकर अपनी दादी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जस्टिन उनका चेकअप करवाता है। तो पता चलता है कि उसकी दादी को ल्यूकीमिया है। ऐसे में जस्टिन एलिस के पास जाकर उससे बोलता है, सुनिए, बात ये है कि जी मेरी दादी ठीक तो है ना? अभी तो ठीक है, पर क्या डॉक्टर, साफ साफ बताइए ना। आपकी दादी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इन्हें ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर। ये नहीं हो सकता। वो भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। उसके पीछे से जस्टिन भी वहाँ आता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, साथ ही उसे समझाते हुए बोलता है, सुनिए, आप रोइए मत, जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरी ही जिंदगी में क्यों? आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने दूसरों की जिंदगी में झांक कर नहीं देखा,
हमें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। एक बार दूसरों की जिंदगी में भी देखिए, आपसे ज्यादा तकलीफें मिलेंगी आपको। सुनिए, वो खर्चे के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस। एलिस, आप मुझे एलिस बुला सकते हैं। जस्टिन, और आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसके बाद जस्टिन एलिस की दादी को देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो कुछ दिनों तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। ऐसे ही एक दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो एलिस की दादी जस्टिन से बोलती है, बेटा, एलिस कहाँ है? दादी जी मुझे नहीं पता, वो आई नहीं क्या यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बातें उसके सामने तुमसे नहीं पूछ सकती। कैसी बात है दादी जी? तुम्हारी शादी हो गई क्या बेटा? जी मैं शादीशुदा हूँ। ओह, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब? मैं सोच रही थी अगर तुम अकेले होते तो मेरी पोती के साथ तुम्हारा कुछ हो सकता था। अच्छा, वैसे मैं अकेला ही हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मैंने सच कहा है, लेकिन अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे? जी बहुत ज्यादा। आप सुनना चाहेंगी उनके बारे में? इतना सब होने के बाद जस्टिन एलिस की दादी को एनी के बारे में बताना शुरू करता है। तुमने तो कभी मेरे सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। क्या बताती मैं, यही कि मैं मरने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हें बताकर क्या फायदा होता। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, और दुश्मन जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। तो समझा दो ना मुझे जस्टिन। क्या समझाऊं? ये कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही खास लगने लगता है, या फिर ये कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। ये तुम क्या कह रहे हो जस्टिन? सच कह रहा हूँ मैं। मुझे ही नहीं पता चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर कभी कह नहीं सका। जस्टिन, तुम मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो? तुम्हें प्यार के बदले प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। प्यार में कुछ मिले ये जरूरी तो नहीं, मैं बस तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। पर अब मैं इन खुशियों का क्या करूँगी? अब तो मैं प्ले भी नहीं कर सकती। कर सकती हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। नहीं जस्टिन, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ खराब कर दो। तुमने मुझे ठीक कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? और वैसे भी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं करूँगी ये प्ले, और ये प्ले मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्ले होगा। इस सब के बाद एनी उस प्ले को करती है और वो लोग जीत जाते हैं। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे जस्टिन एनी के सपनों के लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना अभी भी पूरा होना बाकी था। ऐसे में जस्टिन उससे पूछता है, एनी, तुम्हारे ज्यादातर सपने पूरे हो चुके हैं, बस एक ही सपना बचा है। वो बता दो ना मुझे कि आखिर कौन सा सपना है जो तुम कतरा रही हो बताने में। एक बात बताओ, फिर मैं वो सपना तुम्हें बता दूंगी। अच्छा ठीक है, पूछो। प्यार करते हो मुझसे? हाँ करता हूँ, तुम जानती तो हो। शादी करोगे मुझसे? जरूर करूँगा। ये जानते हुए भी जस्टिन कि मैं कभी सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दे नहीं पाऊंगी, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही है मेरा आखिरी सपना, अब देख लो और इसे पूरा कर दो। आगे बोलो ना, आगे क्या हुआ? तुमने पूरा किया उसका सपना? जी तभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। ओह हाँ, सही कहा तुमने। हमारी शादी के अगले दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कमरे के बाहर खड़ी एलिस जस्टिन की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है, तो वो कमरे के अंदर आती है और फिर जस्टिन से कहती है, क्या बता रही थी मेरी दादी आपको? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जरूर मेरी और आपकी शादी की बात कर रही होंगी, क्यों, है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी दादी को मेरी बहुत चिंता है, इसलिए उन्हें जब भी कोई अच्छा लड़का मिलता है तो ये उससे मेरे लिए बात करने लगती हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो कुछ नहीं है, पर लड़का मुझे भी तो पसंद आना चाहिए। आप सही कह रही हैं। वैसे दादी की ये वाली पसंद मुझे भी पसंद है। पसंद को सिर्फ पसंद ही रखिएगा, प्यार मत बनाइएगा। क्यों? इसमें गलत क्या है? आपसे प्यार करना कोई जुर्म है क्या? ऐसी बात नहीं है, पर मैं अपना दिल किसी और को दे चुका हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? जी। तो अब कहाँ है आपकी पत्नी? अब वो नहीं है। अकेले कैसे गुजारेंगे फिर आप अपनी जिंदगी? अकेला कहाँ हूँ,
एनी की यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ इस जिंदगी के सफर में। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको वो प्यार जिसकी आप हकदार हैं कभी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। वक्त इसी तरह गुजरता जाता है। एलिस की दादी उन्हें छोड़कर चली जाती है और एलिस भी अब जस्टिन के साथ रहने लगती है। जस्टिन उसके साथ शादी तो नहीं करता, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखता है, उसकी हर चीज में देखभाल करता है और उसका करियर में भी उसकी बहुत मदद करता है। एलिस भी उसके साथ इसी तरह खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एलिस के लिए सिर्फ उसका साथ ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा लड़का या लड़की जिनकी कहानी कुछ इसी तरीके की हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।